श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज तो सिर्फ हम इसका एक मुहूर्त मात्र कर रहे हैं कि कक्षा प्रारंभ की जाती हैं। तो चूंकि आगे त्रयोदश दिनात्मक पक्ष आने वाला है और त्रयोदश दिनात्मक पक्ष में अभी जो है त्रयोदश दिनात्मक पक्ष आने वाला है, इसलिए हम आज मुहूर्त कर रहे हैं। केवल कक्षा व्यवस्थित तो हमारी प्रारंभ होगी वहीं 1/10/2021 से, परंतु आज एक प्रारंभिक जानकारी के लिए हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, ज्योति से ज्योतिष बना है। ज्योति यानी प्रकाश, और जितने भी तारे चमकते हैं उनको कहते हैं हम ज्योतिष्क, अर्थात शास्त्र की वह शाखा जिसमें ग्रह, उपग्रह, तारे आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे ज्योतिष कहते हैं। अब ज्योतिष पर हम विश्वास क्यों करें, बात भी सही है। देखिए, ज्योतिष वेदांग हैं। यदि कोई हिंदू है, कोई कहता है मैं तो आर्य हूं, मुझे ज्योतिष से क्या लेना देना, या कोई कहता है मैं ज्योतिष पर विश्वास नहीं करता, तो फिर वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि वेद के 6 अंग हैं और 6 अंगों में से एक अंग ज्योतिष है। इसलिए ज्योतिष में आपका विश्वास होना ही चाहिए। वेद स्वयं नारायण के मुख से उद्भूत हुए हैं और वेद क्लिष्ट होने के कारण से उपवेद बने। उपवेद के बाद और भी हमें सरलता की आवश्यकता लगी तो उपनिषद बनाए। उपनिषद के बाद भी हमें और सरलता की आवश्यकता लगी तो पुराण बनाए। तो जो आदिकाल से हमारी गणित चली आ रही है उस पर हम शंका क्यों करें? बहुत सारे दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, भगवा धारण कर लेते हैं और वो कहते हैं ज्योतिष पर विश्वास नहीं करना, भगवान पर विश्वास करो। अरे वो भगवान का ही नेत्र है ज्योतिष। वेद को वेद भगवान कहते हैं और वेद भगवान की नेत्र ज्योतिष होने से वो भगवान की आंखें हैं, इसलिए उस पर विश्वास होना चाहिए। अब बहुत सारे कहते हैं कि वो आकाशीय पिंड हैं, वे किस प्रकार से किसी व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। और हमारे एक बहुत बड़े महात्मा जी तो कहते हैं कि शनि अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो उसकी चटनी भी नहीं बचेगी। अरे भाई, जब अभी तक वैज्ञानिक ये सिद्ध कर चुके हैं कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो जो पानी निर्जीव है उसको चंद्रमा खींच सकता है, तो फिर हम सामान्य प्राणियों को क्यों नहीं प्रभावित करेगा चंद्र। और इसी प्रकार जो अन्य ग्रहों के पिंड हैं वे हमें प्रभावित क्यों नहीं करेंगे। तो एक बात तो समझ ही चुके हम कि जो निर्जीव जल को चंद्रमा प्रभावित करता है तो वह सजीव प्राणी को अवश्य प्रभावित करेगा। चंद्रमा की कला के अनुसार बिल्ली की आंखों के अंदर भी झाइयां कम ज्यादा होती हैं। जो सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता होता है वो नाखून को देख के ये बता सकता है कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। उसके लिए हमारे जो ये नाखून हैं, उन नाखूनों के पीछे जो हल्के हल्के अर्धचंद्र हैं, अर्धचंद्र सफेद सफेद जो नाखून और चमड़ी के पास में दिखते हैं, वे चंद्र की कला के साथ बढ़ते घटते हैं सूक्ष्म रूप से। उन पर विशेष अध्ययन किया जाए तो पता चल जाएगा।
तो देखिए, चंद्रमा इनको प्रभावित करता है, जल को प्रभावित करता है, तो अन्य ग्रह भी उनकी आकर्षण शक्ति के अनुसार और विभिन्न स्थितियों में जाने के अनुसार आपको प्रभावित करेगा ही करेगा। और यदि हम जल को प्रभावित करना माने तो हमारे शरीर में जल की सर्वाधिक मात्रा होती है। जितने भी सजीव हैं उनमें जल की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो वो निश्चित रूप से उसको प्रभावित करेगा। अब इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या फिर हम अगला प्रकरण इससे संबंधित चालू करें। कोई शंका, कुशंका, आशंका जो भी हो, किसी को कुछ नहीं पूछना है। तो देखिए, अब अगला प्रकरण आता है कि स्पीकर चल रहा है किसी का, आवाज नहीं आ रही आपकी, दूसरे किसी को इनकी आवाज आ रही हो बहन जी की तो बताएं। नहीं आ रही, ठीक है। अगले बिंदु पर हम आते हैं। तो दूसरा बिंदु ये कहता है कि पंचांग का गणित हम कौन सा माने। हमारे एक अच्छे विद्वान पंडित जी हैं, उनने मेरे से संपर्क किया था कि हमारे इधर सूर्य सिद्धांत के पंचांग को मान्यता देते हैं, और हम ये नहीं मानते हैं तो उसमें एकादशी एक दिन पहले है, आपके पंचांग में एक दिन बाद है, तो कौन सी मानी जाए। बिल्कुल ये एक सामान्य ज्योतिषी के लिए एक बड़ा प्रश्न है। ग्रह लाघव, सूर्य सिद्धांत और जितने भी प्राचीन सिद्धांत ग्रंथ हैं उनकी गणित स्थूल हो चुकी है। अब देखिए, इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं होता है। क्यों स्थूल हो चुकी है? आप कितनी भी शुद्ध घड़ी को बांध के हाथ में रखें, वो साल भर में नहीं तो 2 साल में पर कुछ आगे या पीछे हो जाएगी। तो ऐसे निर्वात में जिसका कोई आधार नहीं हो, ऐसी स्थिति में एक दूसरे के आकर्षण में जो बंधे हुए हैं ये सारे ग्रहों के पिंड, वे निश्चित ही कुछ इधर से उधर खिसकते ही खिसकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक पिंड का प्रभाव नहीं होता। आकाश में अनेकों पिंड उनका प्रभाव होता है और उनकी कई गतियां होती है। इससे जो है वो कालांतर में 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल में एक बड़ा अंतर उत्पन्न कर देते हैं और वो ही पंचांग की स्थूलता को लाके खड़ा कर देते हैं। देखिए, इन ग्रहों की गतियां जो निर्धारित की गई हैं वो गुणा भाग कर कर हम उस ग्रह तक पहुंचते हैं। ये जो आकाशीय पिंड हैं ये नारायण की लीला है या नारायण की रचना है। नारायण के द्वारा रचा गया ये विश्व है, और इस विश्व में जो रचना की गई भगवान नारायण के द्वारा, उस रचना को लंबे समय तक आप गणितीय सूत्रों में बांधकर नहीं रख सकते। अगर सारी चीज आप गणित के अंदर बांध के रख लेंगे तो फिर वो नारायण नारायण कहाँ रहा। इसलिए नारायण को आप गणितीय सूत्रों में बांधकर नहीं रख सकते हैं, तो समय समय पर उसमें बीज संस्कार देना होता है। एक हमारे वाराणसी के एक विद्वान थे जिनने मेरे को फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया। उनने कहा कि ये जो तुम्हारे भौतिक ग्रह दिख रहे हैं ये ग्रह थोड़े ही हैं। तो फिर हम सूर्योदय देखते हैं तो ये तो भौतिक पिंड हैं, ये ग्रह थोड़े ही है। फिर उनके आध्यात्मिक ग्रह अलग हैं और ये भौतिक ग्रह अलग हैं। ये एक विडंबना है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमारे लिए वेद सिद्धांत बताए हुए हैं,
हमारी सुविधा के लिए उन्होंने वेद सिद्धांत भी लिखे कि इन आकाशीय पिंडों को आप इस प्रकार से वेद करके देखेंगे तो आप इनको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। प्रत्यक्ष मतलब अपनी गणित को शुद्ध कर सकते हैं देखकर, परंतु वे अपनी अलग ही चलाते हैं कि जो सूर्य सिद्धांत है वही सही है। हमारा आध्यात्मिक ग्रह अलग है। दृश्य गणित, और फिर एक और बात करते हैं वे, दृश्य गणित देखने के लिए होती है और ये जो हमारी सूर्य सिद्धांती गणित है वो अन्य जन्म पत्रिका बनाने के लिए और फलितोपयोगी हैं। देखिए इसमें भी एक बात आती है कि आप जो सूर्य सिद्धांत से गणित करते हैं तो उसमें सूर्य ग्रहण का गणित दिया है, चंद्र ग्रहण का गणित दिया है, तो फिर आप ये सूर्य और चंद्र का ग्रहण दृश्य पद्धति से क्यों लगाते हैं? बात सत्य है भाई, आपको लगाना है ग्रहण का गणित, तो जो आप पूरे पंचांग का गणित सूर्य सिद्धांत से कर रहे हैं या ग्रह लाघव से गणित कर रहे हैं, तो अपने पंचांग में ग्रहण भी वो ही लगाओ, चूंकि ग्रहण से उनकी गणित पकड़ी जाती है। ग्रहण प्रत्यक्ष बताता है भैया आपने जो ग्रहण का समय दिया है सूर्य सिद्धांत से या ग्रह लाघव से या सिद्धांत शिरोमणि से, वो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है। आपने लिख दिया कि ग्रहण चालू हो चुका है पर अभी ग्रहण चालू नहीं हुआ है, इसलिए वो उनकी उस बात को छुपाने के लिए ग्रहण का गणित तो देते हैं दृश्य से और बाकी समस्त गणित वो उनका अपना लगाते हैं। तो इन बातों को पहले सुधारना पड़ेगा कि हम किस पद्धति को अपनाएं और क्यों अपनाएं। भाई जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको ना मानते हुए आप दूसरी जगह मान रहे हो। आपको मैं प्रत्यक्ष दिख रहा हूं कि मैं यहां खड़ा हूं, मेरे घर के अंदर सफेद बोर्ड के सामने खड़ा हूं। अब आप कह देते हो नहीं हमारे गणित में यहां नहीं आ रहे हैं, ये तो देखने के लिए तो यहां खड़े हैं और वास्तव में वहां हैं, तो ये संभव नहीं है। जहां दिख रहा है व्यक्ति वो वहीं खड़ा है, वहीं है और वहीं फल करेगा। तो एक तो आपको दिमाग में ये बिठाना है कि सूर्य सिद्धांत, ग्रह लाघव सिद्धांत, शिरोमणि, ब्रह्म सिद्धांत है, आदि आदि जो बहुत सारे सिद्धांत है उनको न मानते हुए एक ही गणित को मानना है, दृश्य गणित। अब वो फिर उनको चिढ़ छूटती है तो वो कहते हैं नहीं ये तो तुम विदेशियों की जूठन खा रहे हो। भाइयों मोबाइल भी विदेश में बन रहा है, रेलगाड़ी भी विदेश वालों ने चलाई है, तो तुम ये सब बसें वगैरह सब विदेश से खरीद के लाई गई है, इनमें बैठना छोड़ो, क्योंकि जूठन क्यों खा रहे हो। आप जो है अपने भारत की बैलगाड़ी चलाओ, जहां जाना है पैदल चलो, तो ऐसा होता नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, उनका समाधान पे आते हैं कि हम एकादशी का व्रत किस दिन करें। देखिए जो सूर्य सिद्धांत से पंचांग बनते हैं, ग्रह लाघव से बनते हैं, ब्रह्म सिद्धांत से बनते हैं, वे गणित बहुत ज्यादा स्थूल हो चुके हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं। और प्रत्यक्ष नहीं दिखने के कारण आपको दृश्य पद्धति से जो एकादशी का व्रत आता हो या अन्य जो भी व्रत आते हों उनको दृश्य पद्धति से ही पंचांग में लगाना चाहिए, देखना चाहिए और मनाना चाहिए। येन पक्षेण दृश्यते दृग्गणितैक्यजम तेन पक्षेण कुर्यात् तिथ्यादि निर्णयम। जिस पक्ष से जो ग्रह प्रत्यक्ष दिखता हो उसी के अनुसार तिथ्यादि का निर्णय करना चाहिए। अब देखिए, अब हम जन्म पत्रिका के कुछ सूत्रों पर चर्चा करते हैं। उससे पहले यदि किसी की कोई शंका हो तो मैं रुक जाता हूं, आप पूछ लें और स्पीकर बंद कर दें। अगले प्रकरण पर आते हैं। जन्म पत्रिका निर्माण हम पढ़ने वाले हैं, तो जन्म पत्रिका निर्माण में क्या स्थिति रहेगी। जन्म पत्रिका निर्माण, देखिए आज भी विदेशी लोग
खुद हाथ से गणित करके हमसे आगे पहुंच रहे हैं। चंद्र स्पष्ट में हमारे वेजंती नाम पंचांग गणितम में 4 संस्कार है चंद्र के। केतकी ग्रह गणितम में थोड़े ज्यादा है, 5-6 मान लेते हैं। ज्योतिर्गणितम में 11-12 संस्कार है। और हम मराठी ग्रह गणितम पे जाते हैं और ग्रह गणित मालिका पर जाते हैं तो उनमें चंद्र स्पष्ट में 20 संस्कार है। ग्रह गणित मालिका, मराठी ग्रह गणितम, केतकी ग्रह गणितम, ज्योतिर्गणितम, वेजंती नाम पंचांग गणितम, ऐनांशा निर्णय, सौर आर्य ब्रह्म पक्ष तिथि निर्णय, इसके बाद भूमंडलीय सूर्य ग्रहणम, ये पुस्तकें परम आदरणीय केतकर महोदय के द्वारा लिखी गई हैं, जो उनकी प्रत्येक अलग अलग पुस्तक पर यह बताती है कि एक बहुत बड़े विद्वान ये महाराष्ट्र में हुए हैं, जिनने पूना से अपनी पुस्तकें प्रकाशित करवाई है। जब एक विद्वान के सामने ये बात रखी गई तो उन्होंने कहा केतकी ग्रह गणित तो महाराष्ट्र वालों ने लिखी है। वाह भैया, वो हमारे यहां कैसे लगेगी? बोलो, अब आपको गणित का ज्ञान ही नहीं है और आपने कुछ भी फेंक दिया मुंह से जो फेंकना था। भाइयों, अगर कोई ग्रह गणित यहां से मान लो पृथ्वी से बाहर जाके भी लिखी जाए और अगर वो सही लिखी जाए तो उसको मानने में कोई हर्ज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। कहीं से भी कोई भी लिखे और शुद्ध लिख के हमें बताए तो उसको मान लेना चाहिए। तो ये केतकर महोदय ने अधिकतम चंद्रमा में 20 संस्कार दिए हैं। उसके बाद अगर अत्याधुनिक जो दृश्य गणित अत्याधुनिक चल रहा है, जो नासा से और विदेश के जो वैज्ञानिक हैं एस्ट्रोलॉजी के या ज्योतिष के, उनने चंद्रमा में 45 संस्कार किए हैं। अर्थात एक दिन का चंद्र स्पष्ट करने के लिए आपको 45 संस्कार करने पड़ेंगे, तब जाके चंद्रमा सूक्ष्म शुद्ध स्पष्ट होगा। और वो सभी त्रिकोणमितीय सूत्रों से होते हैं। तो हम वहां तक न जाते हुए केतकी ग्रह गणित को भी यदि सही ढंग से कर लें और उसके बाद विचार बन जाए कि हमें दृश्य गणित को भी पढ़ना है, तो केतकी ग्रह गणित यदि आपने व्यवस्थित पढ़ ली तो वो गणित आप आसानी से सीख सकते हैं केवल एक बार पढ़ के। तो जिसमें केवल मंद फल का संस्कार किया जाता हो, उसकी बजाय तिथि संस्कार, केंद्र संस्कार, च्युति संस्कार आदि ये संस्कार करने के बाद में चंद्र स्पष्ट होगा तो वो ज्यादा शुद्ध होगा। तो हमें सूर्य सिद्धांत ग्रह लाघव को इसलिए स्थूल मान लेना चाहिए कि उसमें केवल मंद फल का संस्कार ही किया जाता है। तो अब जब हम जन्म पत्रिका निर्माण करेंगे तो हमारे पास जो गणित हो वो दृश्य पद्धति वाली हो। फिर भी यदि आप कहते हैं कि नहीं, हमें तो प्राचीन पंचांगों के आधार पर ही बनाना है, सूर्य सिद्धांत से बनाना है, ग्रह लाघव से बनाना है, उन पंचांगों से बनाना है, तो ये विश्व सायन लग्न सारणी और विश्व दिनमान सारणी आप जिस मत के अयनांश का प्रयोग करेंगे वो उसी मत में प्रयुक्त हो जाएगी। उसके लिए दृश्य पद्धति का पंचांग होना कतई आवश्यक नहीं है। देखिए, अब हमारे यहाँ इतनी कमजोर स्थिति बनती जा रही है कि यदि कंप्यूटर, मोबाइल इनको बंद कर दिया जावे और एक पंचांग लेकर अगर एक ज्योतिषियों की बड़ी मंडली बैठी हो, उसमें जाके कह देंगे भाई कोई भी ज्योतिषी आए और ये हाथ से इस पंचांग से गणित करके कुंडली सप्तवर्गी बनाए, नहीं आएगा कोई, क्योंकि हमारी आदत बिगड़ चुकी है। कंप्यूटर दे रहा है तो क्यों मेहनत करें? भाइयों, ज्ञान के लिए वस्तु होती है, सुविधा के लिए नहीं।
अर्थात आप उस ज्योतिष का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका सांगोपांग अध्ययन करें, गणित भी सीखें, फलित भी सीखें, तब जाकर आप विद्वान कहलाएंगे, अन्यथा कंप्यूटर पंडित कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि नक्षत्र सूची का हमारे पूर्व ऋषियों ने लक्षण बताया है कि जो शास्त्र में लिखी गई बातों का अनुसरण न करते हुए उसके विरुद्ध अगर आचरण करता है तो वो नक्षत्र सूची कहलाता है। अर्थात हमको गणित का तो पता है ही नहीं, कंप्यूटर जो उठा के दे रहा है हमने उठा के सामने वाले को पकड़ा दिया। आपने कंप्यूटर से कॉपी निकाली और यजमान को पकड़ा दी 1100 रुपए में। यजमान कहेगा ये तो फोटोकॉपी वाला 100-200 रुपए में निकाल देता है, इनको क्यों 1100 रुपए पकड़ा है? और उसमें आपकी क्या योग्यता है? वही समझ जाएगा इतना तो कि ये पंडित जी कुछ नहीं जानते हैं, ये तो कंप्यूटर में डाटा पड़ा था वो इन्हें निकाल के पकड़ा दिया। इसलिए हमें गणित आना चाहिए, और जिसको गणित आता है वो फलित में भी होशियार अपने आप होता जाता है, क्योंकि कहां से गणित बना और उसका क्या फलित होगा तत्काल वो समझ जाएगा। नहीं तो अभी तो नवांश समझना है कि नवांश क्या है, दशमांश क्या है, फिर पंचदा मैत्री क्या है और पंचदा, अब वो तो सीधा पंचदा मैत्री देखना सीख रहा है, और जो पंचदा मैत्री बना रहा है उसको तो सिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो उसको पता है पंचदा मैत्री कैसे बनी, याद हो गई। तो मेरी सलाह यह है कि पहले जन्म पत्रिका का गणित अच्छी प्रकार से सीखें। अच्छी प्रकार से अगर आप जन्म पत्रिका का गणित सीखेंगे तो आपका फलित अपने आप अच्छा होता जाएगा। देखिए, हम जो जन्म पत्रिका बनाएंगे उसमें हमें जन्म स्थान का पंचांग नहीं मिलेगा। पंचांग माना श्री भादव माता पंचांग निकलता है निमज से, निमज के अक्षांश रेखांश पर। हमारा निर्णय सागर पंचांग निकलता है जोधपुर के आधार पर। हमारा का अर्थ है अपना ही है, हम विप्र हैं। जोधपुर के आधार पर निकलता है, निमज से प्रकाशित होता है। हमारा श्रीधर शिवलाल पंचांग निकलता है, जोधपुर के आधार पर गणित होता है, और अपने अजमेर के पास से निकलता है, किशनगढ़ से। हमारा मार्तंड पंचांग निकलता है, वो दिल्ली से निकलता है, पर उसके अक्षांश रेखांश दूसरी जगह के होते हैं। हमारा विश्व विजय पंचांग निकलता है, वो दिल्ली से निकलता है और दिल्ली के अक्षांश रेखांश पर ही होता है। तो इस प्रकार से पहले तो ये पंचांगों को रट लेना चाहिए कि ये पंचांग इस नगर के आधार पर बना है। और अब यदि हम निमज के पंचांग से वाराणसी का अगर ग्रह स्पष्ट करना चाहते हैं, पंचांग देखना चाहते हैं या जन्म पत्रिका बनाना चाहते हैं, तो पहले इस पंचांग का परिवर्तन करके हमें वाराणसी का बनाना पड़ेगा। परंतु ग्रह लागवी पंचांग और सूर्य सिद्धांती पंचांग जो अपने आप में 5-10 घटी की अशुद्धि रहती है, वो स्थूलता जिसको कहते हैं, अशुद्धि नहीं कहेंगे, जिन पंचांगों में 5-10 घटी आगे पीछे होना सामान्य बात है, उसमें तो पंचांग परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं लगती है, क्योंकि 5 घटी 10 घटी तो उनमें वैसे ही अशुद्धि है, मतलब स्थूलता है। तो आप 10-20 पल या अधिकतम 1 घटी का संस्कार करके भी क्या कर लेंगे। इसलिए सूर्य सिद्धांती और ग्रह लागवी पंचांगों का परिवर्तन करने से तो कोई मतलब नहीं निकलता है। बहुत सारे कहते हैं कि आप इस पंचांग के बारे में बताएं, सूर्य सिद्धांती पंचांग के बारे में। तो सूर्य सिद्धांती पंचांग को परिवर्तन करने की कहां जरूरत है? सूर्य सिद्धांती पंचांग तो बोले वाराणसी के आधार पर और पूरे भारत की आप जन्म कुंडली बनाओ बिना परिवर्तन के। क्यों? क्योंकि उसमें तो 10-1 घटी का तो वैसी अंतर आ जाता है। तो अब 10 घटी का संस्कार तो पूरे भारत में भी नहीं बनता अगर पंचांग परिवर्तन करें तो। दृश्य पद्धति के पंचांग से ही जन्म पत्रिका का निर्माण करना सीखना चाहिए और उस पंचांग को भी परिवर्तित करके जन्म स्थान का बनाना चाहिए।
उसके लिए सूर्य क्रांति की आवश्यकता होगी, चरांतर सारणी की आवश्यकता होगी, देशांतर की आवश्यकता होगी। ये सब संस्कार होने के बाद में आप उस पंचांग को जन्म स्थान का बना पाएंगे। और चरांतर संस्कार उसी पंचांग की सारणी का हो जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि श्री भादव माता पंचांग का तो परिवर्तन करना है और वाराणसी के पंचांग की चरांतर सारणी ले ली, वो नहीं चलेगा। या फिर आप सीधे ही किसी भी गणित से या विश्व दिनमान सारणी से आप अपने जन्म स्थान का सूर्योदय निकालें। सूर्योदय निकालकर इस पंचांग के स्थान के सूर्योदय का अंतर करके उसको 2.5 गुना करें, और 2.5 गुना करके अगर पहले सूर्योदय हो रहा हो तो इस तिथि नक्षत्र योगकरण में वो गुणनफल जोड़ दे, और यदि बाद में सूर्योदय हो रहा हो तो वो तिथि नक्षत्र योगकरण के मान में से वो गुणनफल घटा दे। बस ये आपका पंचांग परिवर्तन हो गया। अगर आप सीधे तरीके से पंचांग परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको विश्व दिनमान सारणी से उस स्थान का सूर्योदय निकालना पड़ेगा, या अन्य किसी विधि से आप उस स्थान का सूर्योदय निकाल सकते हैं। अब यहां तक किसी की कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? बिल्कुल। कटक के लिए जैसे देखिए, अगर आप पंचांग परिवर्तन करने में विद्वान हैं या अपने आप को समर्थ पाते हैं तो भारत का कोई सा भी पंचांग लेके आप उपयोग कर सकते हैं। कटक क्या पूरे भारत में कोई सा भी पंचांग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप श्री भादव माता पंचांग का ही उपयोग करें। आपके पास जो पंचांग हो, आप जिस पर विश्वास करते हो, पर होना वो दृश्य पद्धति का चाहिए। देखिए, आपके वहां पर जो उड़ीसा में है लगभग 11 पंचांग निकलते हैं, और 11 पंचांग है वो उनमें से लगभग 8-9 पंचांग दृश्य पद्धति के हैं। 1-2 पंचांग के नाम तो पंजिका नाम से वहाँ के पंचांग आते हैं, और मेरे एक अजय जी बेहरा साहब हैं, और एक और उनसे बहुत समय हो गया संपर्क हुए, उनका नाम अच्छा था, वो भी उनसे मेरी चर्चा चलती रहती है। तो उनने बताया था कि हमारे यहाँ से ये पंजिकाएं निकलती है, तो वो सब दृश्य पद्धति से निकलती हैं। और एक कटक से आगे एक और नगर है, वहाँ के एक बहुत बड़े अच्छे विद्वान और हाथ से गणित करने में निष्णात व्यक्ति हैं, और उनकी दृश्य पद्धति की पंजिका निकलती हैं। तो आप पहले तो अपने स्थान के पंचांग का प्रयोग करें। अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए, जैसे इस हमारे यहाँ के पंचांग में ये विशेषता है, पर भादव माता पंचांग में अलग से ये विशेषता दी गई है, तो हम जानकारी के लिए उसको भी मंगाएं, तो उसको भी आप मंगा के रख सकते हैं। परंतु हमारे क्षेत्रीय पंचांग का अगर प्रयोग करेंगे, वो भी दृश्य पद्धति का, तो हम उसमें ज्यादा भ्रमित नहीं होंगे। क्योंकि जैसे व्रत पर्व भादव माता पंचांग में निम्मच के आधार पर लिखे जाते हैं, अब वो ही अगर वहां जाएंगे हम कटक में, तो वहां सूर्योदय में और निम्मच के सूर्योदय में लगभग 1.25 घंटे का अंतर आएगा, और जब 1.25 घंटे का अंतर आएगा तो इतनी पहले वहां तिथि भी चालू हो जाएगी, तो कोई तिथि यहाँ क्षय हो रही है, वो वहां तिथि क्षय नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में आप स्थानीय पंचांग का प्रयोग करें दृश्य पद्धति का। अब और कोई प्रश्न? हाँ, नमस्कार जी। देखिए,
कोई भी पंचांग जो बनता है तो उसकी प्रारंभिका में उसका परिचय दिया रहता है कि ये पंचांग इस गणित के आधार पर बनाया गया है, इसके ये अक्षांश रेखांश हैं, इसके आधार पर ये बना है, इसके सूर्योदय सूर्यास्त किरण वक्रीभवन संस्कार युक्त हैं या किरण वक्रीभवन संस्कार रहित हैं, वो सब जानकारी प्रारंभ में दी जाती है। अगर वो आगे अगर लिखा है कि ये पंचांग, इस पंचांग का गणित ग्रह लाघव से किया जाता है या सूर्य सिद्धांत से किया जाता है या मकरंद से किया जाता है या ब्रह्म सिद्धांत से किया जाता है, तो फिर उससे आप जन्म पत्रिका बनाना न सीखे। परंतु यदि उसमें लिखा है कि यह दृश्य पद्धति से गणित किया जाता है तो उसका प्रयोग करने में कोई दोष नहीं है। वैसे मैंने वो पंचांग देखा नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि वो दृश्य पद्धति पर बना है या प्राचीन पद्धति के आधार पर बना है। फिर भी उसमें आप आगे का पेज पढ़ें और उसमें क्या लिखा है उसको पढ़ के और फिर उसका निर्णय करें। और बोले बिल्कुल इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। वैसे केत की ग्रह गणित भी स्थूल हो चुकी है, परंतु इतनी स्थूल नहीं है, वो दृश्य के नजदीक है, इसलिए केत की ग्रह गणित का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो पंचांगकर्ता केत की ग्रह गणित ऊपर लिख रहे हैं वस्तुतः वो केत की ग्रह गणित से न होकर दृश्य पद्धति से हैं और वो दृश्य पद्धति का गणित सॉफ्टवेयर से सीधा उठा लिया जाता है। जैसे आज हम सभी लोगों की जो स्थिति दयनीय बनी हुई है, कैसे दयनीय है, आप कोई माने न माने पर 98% जो ज्योतिषी हैं वे जन्म पत्रिका का गणित करते ही नहीं हैं, सीधा अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से या मोबाइल से सीधा ले लेते हैं। वैसे ही स्थिति 98% पंचांगकर्ताओं की भी है कि वे सभी सॉफ्टवेयर से सीधा गणित उठा लेते हैं। ऐसे ही 98% पंचांगकर्ताओं को पंचांग बनाना नहीं आता, हाथ से गणित करके। अगर उनसे कह दो कि आपके पंचांग में जो गणित लिखा है आप हाथ से करके बता दो, नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर किसी पंडित ने जन्म कुंडली बनाई है तो उनसे कहो कि साहब ये गणित आप हाथ से करें तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आजकल हम सभी सॉफ्टवेयर की तरफ दौड़ रहे हैं, मिल जाए उठाया और नकल मारा और अपना काम पूरा। तो पहले गणित को सीखे, वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। और बोलें लाहिरी एफेमेरिज जो है वो दृश्य पद्धति के आधार पर आधारित हैं। लाहिरी एफेमेरिज में केवल ग्रह स्पष्ट दिए होते हैं, बाकी तिथि नक्षत्र योगकरण नहीं दिया जाता है, पर है वो बिल्कुल दृश्य पद्धति पर है, उसका प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जहां कहीं सायन ग्रह दिए हों तो उनमें से अयनांश घटाकर निर्यण ग्रह लेना चाहिए। देखिए इस प्रकार जन्म पत्रिका बना रहे हैं तो सबसे पहले पंचांग परिवर्तन हमें आना चाहिए। पंचांग परिवर्तन के बाद में सर्वप्रथम इष्टगति के बाद आप ग्रह स्पष्ट की तरफ चलें, ग्रह स्पष्ट कर ले। अब चूंकि हमें लग्न स्पष्ट में जन्म समय का सूर्य स्पष्ट चाहिए होता है, मतलब आवश्यकता लगती है उसकी, तो यदि पहले सभी ग्रह स्पष्ट कर लेंगे तो सूर्य स्पष्ट अपने आप ही वहां से हमें प्राप्त हो जाएगा और उस सूर्य स्पष्ट को सायन बना के ना उससे लग्न साधन कर लें। लग्न के बाद दशम और दशम से 12 भाव साधन, 12 भाव साधन होने के बाद में ग्रह स्पष्ट और भाव से मिलान करके चलित चक्र बना लें और ग्रह स्पष्ट और लग्न की सहायता से 16 वर्गी कुंडली बन जाएगी। इसके बाद जो अलग प्रकरण आता है वो आता है विश्वोत्तरी दशा का। तो विश्वोत्तरी महादशा अंतरदशा का साधन हम अलग से, उसका उन गणितों से कोई संबंध नहीं है। महादशा अंतरदशा का साधन का संबंध पंचांग परिवर्तन से है।
देखिए, मेरे पास एक प्रश्न आया था कि मैं चंद्र स्पष्ट से महादशा साधन कर रहा हूं तो अलग आ रही है, और मैं भयाद भवोग से महादशा साधन कर रहा हूं तो वो अलग आती है। तो उसमें दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जो आप गति ले रहे हैं, चंद्र की गति, वो औसत गति है, शुद्ध गति नहीं है। कैसे? वो इस प्रकार से कि चंद्रमा प्रति पल अपनी गति को बदलता है, और प्रति पल बदलता है। तो आप तो अगले दिन के चंद्र स्पष्ट में से आज का चंद्र स्पष्ट घटा कर ले रहे हैं, तो वो तो औसत गति आ रही है कि यहां से चलकर लास्ट में जब अगला दिन आया वहां तक कितना चला, वो उसका अंतर आ रहा है केवल। हाँ, गति है ये, परंतु सूक्ष्म शुद्ध गति नहीं है। उसके लिए विदेशी लेखकों ने इसकी शुद्ध गति ज्ञात करने का सूत्र लिखा है, और जब हम इस गति से चंद्र स्पष्ट करते हैं तो जो चंद्र स्पष्ट प्राप्त होगा उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। परंतु जो आपके भयाद भवोग निकाले हैं उसमें वो चंद्रमा की उस गति का उपयोग करके, कौन सी गति? जो गति विदेश के विद्वानों ने निर्धारित करी थी, उस गति का उपयोग करके तिथि नक्षत्र योगकरण का मान निकाला गया है। तो इस भयाद भवोग अगर आपने शुद्ध बनाया है तो इससे निकलने वाली जो महादशा है वो सूक्ष्म और शुद्ध होगी। चंद्र स्पष्ट से जो आने वाली महादशा है, अंतरदशा है, उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो ये अंतर थोड़ा पड़ता है, और उसके लिए हम जो भयाद भवोग बना रहे हैं तो हमारा जो आज का सूर्य स्पष्ट है उससे हमने आज का नक्षत्र निकाल लिया, परंतु आने वाले दिन का जो नक्षत्र की हमें जरूरत पड़ती है या बीते हुए की हमें जरूरत पड़ती है, तो हम पंचांग परिवर्तन के लिए जो हमने पल निकाले हैं उनका संस्कार बीते दिन के लिए भी कर देते हैं, अगले दिन के लिए भी कर देते हैं। वो गलत है। उसके लिए अगले दिन का भी सूर्योदय दोनों स्थान का निकाल के संस्कार करें, या बीते हुए दिन का भी दोनों सूर्योदय निकालकर जो संस्कार प्राप्त होता है वो संस्कार करें, तो वो ज्यादा शुद्ध होगा और उससे आने वाली महादशा सूक्ष्म और शुद्ध स्पष्ट होगी। तो देखिए, इस प्रकार से एक ये महादशा का प्रकरण हो जाता है, वो ग्रह भाव स्पष्ट का हो जाता है। फिर एक स्वतंत्र प्रकरण है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग जो अपनी कक्षा से आगे जुड़ेंगे उनके लिए मैंने अष्टक वर्ग का एक बहुत ही बढ़िया चार्ट बनाया है, जो पहले कभी हाथ से भी खींचा था, परंतु इस बार मैंने कंप्यूटर से बिल्कुल व्यवस्थित बना के, और अब मैं जितने अपनी कक्षा में जुड़ेंगे उनके लिए फोटो कॉपी और कुछ पुस्तकें और वो सब एक पैक बना के भेज दूंगा। तो ये अष्टक वर्ग हमारा है, वो एक अलग प्रकरण है, वो अलग प्रकरण है। तो इन ग्रह स्पष्ट और हमारे भाव स्पष्ट और विश्वोत्तरी महादशा से इसका कोई संबंध नहीं है, वो एक अलग ही चलेगा, और उसका फलित भी साथ का साथ हो जाएगा कि ग्रह इस स्थान पर चल रहा है तो वो कैसा अच्छा फल करेगा कि बुरा फल करेगा। ये हमारी जन्म पत्रिका हो जाती है। इसी प्रकार से पंचांग निर्माण के ऊपर भी हमारा काम होगा। तो पंचांग निर्माण में हम एक सरल रास्ते का अनुसरण करेंगे। एक तो मार्ग 2-3 होते हैं कहीं भी जाने के लिए, तो एक क्लिष्ट मार्ग है जो 6 महीने तक पढ़ाते रहो, और एक आसान मार्ग है जो कम श्रम में, कम मेहनत में और पूरा ज्ञान हो जाए। वैसा हम पंचांग निर्माण वालों के लिए भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें आज किसी से कोई पता, नाम कुछ नहीं पूछा। जिनने भी रिक्वेस्ट भेजी है उन सबको ओके कर दिया। जिनका भी कोई प्रश्न है उन सबका उत्तर भी मैं आज दूंगा। और दूसरी बात, अब जो हमारी कक्षा 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होगी उसमें सारा व्यवस्थित रूप से पढ़ाएंगे, परंतु उसके लिए जन्म पत्रिका निर्माण,
जिसमें होगा ग्रह स्पष्ट, पंचांग परिवर्तन, महादशा अंतरदशा, विषोत्री, अष्टोत्री, योगिनी। 12 भाव स्पष्ट, 12 भाव की संधि, दशम, चतुर्थ स्पष्ट, लग्न स्पष्ट, चलित चक्र और 16 वर्गीय कुंडलियां। और वो 16 वर्गीय कुंडलियों के चार्ट भी इस बार मैं भेजने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब हम यहां से समझाते हैं तो जो पुस्तकों में दिए गए चार्ट हैं वो बहुत क्लिष्ट हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि सारे चार्ट यहां से व्यवस्थित बना के भेज दिए जाएं, ताकि यहां से बोलें और वहां सामने वाले समझ लें। तो जो सप्तवर्ग के चार्ट है वो तो पंचांग में है, बचे 9 वर्ग और, तो उन 9 वर्ग के चार्ट भी बनाकर भेज दिए जाएंगे, ताकि वो 16 वर्ग की कुंडली में दिक्कत नहीं आए। अष्टक वर्ग में भी हम भेज ही रहे हैं। इस प्रकार ये जनपत्रिका का कार्य पूरा हो जाएगा। ये अष्टक वर्ग, एकाधिपत्य, त्रिकोण शोधन तक, और ये भाव स्पष्ट, 16 वर्ग, कारकांश कुंडली, स्वांश कुंडली, चर कारक हैं। इसके बाद इनका सामान्य फलादेश, इसमें पुस्तकें आपको गिफ्ट भेजी जाएगी। इसके अलावा जो पंचांग निर्माण सीखेंगे उनके लिए पंचांग निर्माण में जो चरांतर सारणी वो कैसे बनाएंगे, दैनिक लग्न प्रवेश सारणी कैसे बनाएंगे, फिर इसके अलावा हम लग्न साधक सारणी कैसे बनाएंगे, दशम साधक सारणी कैसे बनाएंगे, इनको भी बनाना सिखाऊंगा। तो उसके खाली चार्ट मैंने बना डाले हैं, वो भी भेज दिए जाएंगे। और केतकी ग्रह गणित की कॉपी भी भेज दी जाएगी। और पंचांग सीखने वाले अगर चाहेंगे कि वैजयंती नाम पंचांग गणित भी सीखना है तो उसको भी सिखा देंगे। वैसे वैजयंती नाम पंचांग गणित तो मृदुल को आती है और गणित कर सकता है, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो तो मैं 1-2 दिन में ही पंचांग के 5 अंग निकालना खेल खेल में सिखा दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु अपन जो ग्रह स्पष्ट करेंगे वो श्रम साध्य कार्य है, और उसको अपन पंचांग बनाना भी उसी विधि से सीखेंगे। केवल वैजयंती नाम पंचांग गणित तो जो हमारा शताब्दी पंचांग है, हम निकलता है ये वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस मुंबई से, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन का, तो उस पंचांग से आप मिलान कर पाएंगे। अगर वैजयंती नाम पंचांग गणितम से गणित करते हैं तो उससे मिलान करा के आपको बता दूंगा। कभी 1-2 पल 5 पल का अंतर आ सकता है, वो भी गणितीय जोड़ घटावे के कारण, बाकी नहीं आएगा। तो ये पंचांग गणित वालों को बताएंगे। वो फीस पर्सनल पूछेंगे, वहाँ बता दी जाएगी। अब किसी का कोई प्रश्न हो किसी भी संबंध में, मतलब आज हमारा विषय से हटकर, तो भी अपन चर्चा कर सकते हैं। देखिए, नेटवर्क प्रॉब्लम रही तो वीडियो पूरा नहीं बनाएंगे, क्योंकि यदि मैं वीडियो आपको व्हाट्सएप पर भी नहीं आएगा, और अगर आपको उस पे मेल पे भेजें तो भी नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो की साइज 1-1.5 घंटा यदि हम यहाँ पढ़ाते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है, और वो इस प्रकार के साधन से आपके पास नहीं पहुँच सकती है। उसको फिर तो या तो YouTube पर लोड करना पड़े, और YouTube पर लोड करते हैं तो वे सभी लाभ उठाएंगे जिनने इसके लिए कुछ खर्च नहीं किया, इसलिए वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। आप देखिए, मेरे यहाँ गत जो हमारी कक्षा चली थी उसमें नेट गड़बड़ाया था, तो उसके लिए हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया तत्काल 2 दिन के अंदर ही, और पर कक्षा को सही चलाया। तो आपका नेट यदि कभी गड़बड़ होता है तो आप छत पर बैठकर पढ़ें, और फिर भी यदि दिक्कत आती है तो आपको इधर से एक लिखित जो है पूरा व्यवस्थित लिखा हुआ इस व्हाट्सएप पर कॉपी दे देंगे कि हाँ साहब, मेरा इस दिन का जो है गड़बड़ था, वो उसको सुधारें या उसके लिए हमें मार्गदर्शन करें तो कर देंगे। और फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो ये जो प्रश्न पूछने वाला बच्चा है ये आपका समाधान कर देगा। मैं इसको जो है अपने ग्रुप में दोनों में जोड़ दूंगा, आपके लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दे देगा। पंचांग निर्माण के भले ही नहीं आएंगे तो पंचांग निर्माण पर मैं समाधान करता रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि पंचांग निर्माण से संबंधित तो शायद मैं ही बता पाऊंगा। बाकी जन्म
पत्रिका निर्माण से संबंधित आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। ये बच्चा सारे समाधान करता रहेगा। आप ग्रुप में जब कक्षा चालू हो जाएगी 1 अक्टूबर से, तो उसके बाद एक तो किसी को धन्यवाद नहीं दें, एक किसी के जन्म दिवस की बधाई या किसी व्रत पर्व की बधाई या हाय हेलो नमस्कार वगैरह कुछ नहीं। आप सीधा अपना प्रश्न डालेंगे, वो बच्चा आपके प्रश्न का उत्तर डाल देगा, बात खत्म, आपका समाधान हो गया। फिर भी यदि समाधान नहीं होता है तो फिर वापस प्रश्न पूछ सकते हैं। पर देखिए, इसमें एक बात और आती है कि जब दोनों को ही समझ में नहीं आएगा, पूछने वाले को और समझाने वाले को, तो मैं बैठा हूं, फिर मैं समझाऊंगा। इसके अलावा एक बात और आती है कि हम 3 उदाहरण करेंगे। एक उदाहरण यहां बताया जाएगा, 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा, तो वो बालक 2 उदाहरण करेगा और 2 उदाहरण पूरा व्यवस्थित करके कॉपी डाल देगा। फिर उसके बाद आपको उससे मिलाना है, क्योंकि अगर 10 जने या 12 जने होते हैं और सब अलग अलग प्रश्न पूछेंगे तो उसको भी दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है कि दोनों उदाहरण व्यवस्थित करके वो कॉपी ही डाल दे उसमें, तो आप अपना उदाहरण करके मिला लेना। पर ऐसा ना हो कि आप उसमें से उठा के ना अपना कॉपी में लिख लें, ऐसा ना करें। क्योंकि अगर ऐसा करा तो अभी तो मैं हूं, ये बच्चा है, हम दोनों मिलके समाधान कर देंगे। परंतु जब आप बाजार में उतरेंगे, मतलब मार्केट में उतरेंगे या युद्ध के मैदान में खड़े होंगे, तब आपके साथ कोई नहीं होगा, आपको अकेले को युद्ध करना है। इसलिए युद्ध के मैदान में उतरने से पहले अपने आप को इतना कंप्लीट करके ले जाएं कि वहां जाकर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े। कोई से भी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता हो तो आपके पास उपलब्ध रहे। हाँ, अब एक प्रश्न आया था कि सायन निर्यण में क्या अंतर है। देखिए, ये कोई भी ग्रह चल रहा है, उसको 365 दिन में पहुंचना था, मान लो रामनगर, 365 दिन में उसको रामनगर पहुंचना था, परंतु वो जल्दबाजी करके रामनगर छोड़ के पहुंच जाता है कृष्णानगर। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ये अंतर अयनांश कहलाता है। प्रीसेशन, प्रीसेशन मतलब जाना था यहां, पहुंच गए यहां, तो पहले पहुंचना ही उसका अंतर, वो अयनांश है। अयन पृथ्वी की एक गति के कह सकते हैं, एक जगह इसको गति कहा है, किसी ने कहा है कि नहीं ये गति नहीं है, ये पृथ्वी घूम रही है। अब घूमने के साथ साथ इसकी कई गतियां हैं, तो ये अयनांश भी पृथ्वी की एक गति की, एक तो वो पूरे दीर्घवृत्ताकार पक्ष में घूम रही है, इस पक्ष में घूमते हुए वो गोल भी घूमती जा रही है, ऐसे गोल घूम रही है। तो 2 गतियां तो ये है, पर इसके बाद उसकी एक अन्य गति और है चलन की, जो 26,000 वर्ष तक एक तरफ चलती है, लगभग मोटे रूप से बता रहा हूं, सूक्ष्म शुद्ध नहीं है, सूक्ष्म शुद्ध तो प्रमाण के साथ बताएंगे। तो 26,000 वर्ष तक वो ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है, तो वो ही अयनांश है। तो देखिए, एक तो वो उसकी गति कह सकते हैं, एक वो ऐसे खिसकती जा रही है, वापस खिसकते खिसकते अपने स्थान पे आ जाएगी, तो इसको कहेंगे अयनांश, या उसकी एक अन्य गति को कहेंगे हम अयनांश। इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे पृथ्वी के एक अलग गति है या एक अलग हटाव है, कुछ भी कह सकते हैं, उसको अयनांश कहते हैं। अयनांश अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग निर्धारित किया है। कुछ पंचांगकर्ता ये कहते हैं कि दृश्य में और हमारे ग्रह लाघव में या सूर्य सिद्धांत में या ब्रह्म सिद्धांत में या सिद्धांत शिरोमणि से साधित ग्रह में, इनमें अयनांश का ही तो अंतर है। तो जो कहता है कि इनके गणित में अयनांश का ही अंतर है, वो कुछ भी नहीं जानता है, उनको ज्ञान ही नहीं पंचांग बनाने का। अर्थात ये अयनांश
अलग अलग गणित से अलग अलग प्रकार के साधित होते हैं। अलग अलग गणित से अलग अलग प्रकार के अयनांश साधित होते हैं, तो अलग अलग अयनांश होंगे तो सबसे साधित ग्रह स्पष्ट अलग अलग होंगे। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमें कौन सा गणित अपनाना चाहिए। देखिए, यदि हम कह देंगे नहीं साहब दृश्य तो सायन ग्रह हैं, हमें तो वो अपनाना चाहिए, तो यदि हम सायन ग्रह को अपनाते हैं तो हमारे जो सूत्र लिखे पड़े हैं संहिता वाले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह नक्षत्र होना चाहिए, कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र होना चाहिए, वो फिर यदि सायन ग्रह लेंगे तो वो नहीं मिलेगा। आपके जो संहिता खंड है वो पूरे के पूरे सारे सूत्र फेल हो जाएंगे और फिर आपको संहिता ग्रंथ ही नए लिखने पड़ेंगे। इसलिए आप सायन ग्रह की तरफ न बढ़ें, निर्यण ग्रह को ही अपनाएं। हमारे ऋषि मुनि दिव्य दृष्टा थे और दिव्य दृष्टा थे तो अब उनने अपनी दिव्य दृष्टि से अयनांश को देखा और उनने कहा कि अयनांश अधिकतम 27 डिग्री पे जाएगा और वो वापस वहां से लौटकर अपने मूल बिंदु पर आ जाएगा। परंतु पाश्चात्य ज्योतिषी कहते हैं कि अयनांश भी 27, 28, 29, 30 ऐसे 12 राशि पर घूम कर आएगा, जो कि शायद गलत है। परंतु इस पचड़े में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जब तक आएगी स्थिति तब तक हम बोलने वाले और सुनने वाले में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। क्योंकि 27 अयनांश आएंगे, उसके बाद 2-5 वर्षों बाद पता चलेगा कि अयनांश वापस रिटर्न हो रहा है या 27 डिग्री से आगे बढ़ के चला जा रहा है। तो हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें इस चक्कर में पड़ना है कि अयनांश 27 डिग्री तक तो जाएगा ही जाएगा। तो अभी तो बढ़ाते चलो और चलते चलो। अब और कोई प्रश्न? अब आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं और वे जो हमारे इस टीचमेंट ऐप में ज्वाइन हुए थे, हम उनको आज के लिए ही फ्री में ले पाए हैं। आगे जब हमारी 1 अक्टूबर से कक्षा चलेगी तो उसमें हम सिर्फ हमारे जो इस कक्षा को ज्वाइन करना चाहेंगे उनको ही रख पाएंगे। अतः आप स्वयं ही इस टीचमेंट ऐप को छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार आज का प्रकरण लग्न संधि पर जन्म होने पर, ठीक संधि पर तो जन्म होगा ही नहीं, वो या तो इधर होगा या इधर होगा। जैसे मैं बताता हूँ कि आपका लग्न स्पष्ट 0-29 59 ऐसा आ सकता है तो वो मेष लग्न होगा। और यदि वो 1-0-0-1 तो वो वृषभ लग्न हो जाएगा। परंतु हाँ, यदि 1-0-0 और 0 ऐसा आता है तो ऐसा तो करोड़ों में एक बार कभी आ सकता है, ऐसा आएगा ही नहीं। मैंने कितनी ही कुंडलियां बना डाली पर ऐसी स्थिति नहीं बनी आज तक। फिर भी बनती है तो उसके लिए आप ये देखें कि ये जो लग्न 1-0-0-0 हो चुका है, इसका अर्थ है कि ये लग्न हमारा जो था आगे वाला, मतलब 0, ये ऊपर वाला, ये जो लग्न था मेष, वो तो समाप्त हो गया और संधि में आ गया। अब संधि में आ गया तो आप उसकी दोनों तरफ की संधि निकालो, अगली संधि और पिछली संधि। अगर अगली संधि ज्यादा बड़ी हो, मतलब प्रथम षष्ठांश अगर बड़ा हो तो अगला वाला लग्न देखेंगे, और यदि द्वितीय षष्ठांश बड़ा हो
तो पीछे वाला लग्न देखेंगे, उसके गुण उसके अंदर अधिक पाए जाएंगे। और कोई प्रश्न? संतुष्ट हुए? श्री सरस्वती मैया की जय।